Hello student, how are Yes, you? Yes, ma'am. yes, ma'am. How are you beta? Hello, ma'am. Hello. We are fine. And what about you? I'm also fine. बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्सेस के बारे में डिस्कस किया था। मेडिवल हिस्ट्री में किस किस टाइप के टैक्स लिए जाते थे एंड इसमें हमने एक अंपायर के बारे में पढ़ा था, चोल अंपायर। बेटा आप में से किसी को ध्यान है कौन कौन से टैक्सेस लिए Yes, जाते थे? ma'am. ये श्रेया कौन से टैक्स लिए जाते थे बेटा, आपको ध्यान है? Yes, ma'am. बताइए श्रेया। Ma'am, thatching the house, यस uses of ladder to climb on palm tree, और चलिए बेटा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। तो बेटा आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। बेटा Yes, लास्ट ma'am. क्लास में जो पढ़ा था आप सभी को समझ आ गया था? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम आ गया तो यस बेटा, किसी को कोई डाउट है? नो मैम. तो हम लास्ट क्लास में हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो राजा थे वो अपनी सेना को किस तरह हैंडल करते थे, किस तरह शासन व्यवस्था चलाते थे। तो इसमें हमने बेटा बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि वो लोग टैक्सेस लेते थे एंड उन टैक्सेस का इस्तेमाल करके ही वो लोग टेम्पल वगैरह बनाते थे। एंड दूसरी बात कि वो लोग जब भी कोई लड़ाई करते थे तो उसमें भी वही टैक्स कलेक्ट किए वाले जो पैसे थे या जो मनी थी उसे ही यूज करते थे, उसे ही यूटिलाइज करते थे। तो बेटा आज क्या पढ़ना है हमें? आज का जो हमारा टॉपिक है यह है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। तो बेटा आज हमें क्या पढ़ना है? प्रशस्तियों के बारे में, प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा प्रशस्ति की मीनिंग पता है किसी को? प्रशस्ति किसे कहते हैं? यस अभिषेक। मैम इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा करना. यस गौरव, नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति? मैम किसी की प्रशंसा या सराहना करना। बेटा प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति जो है कि पिलर फॉर्म में होता है, एक पिलर होता है या फिर कोई जिसे हम कह रहे हैं कि इंस्क्रिप्शन होता है जिसमें राजा अपनी गौरव गाथा लिखवाता था कि उसने कितने सारे एरिया को जीता या कौन कौन सी वैल्यूज मानता था, वो किस भगवान को मानता था, कौन सी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देता था, वो सारी ही चीजें वो किसमें लिखवाता था, किसमें मेंशन करवाता था? प्रशस्ति में। तो बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, क्या प्रशस्तियों के थ्रू हमें किसी राजा के बारे में जो नॉलेज मिलती है वो 100% सही होती है या फिर उसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती है? क्या उससे हमें 100% सही जानकारी मिलती है? यस अभिषेक। No ma'am, we get not 100% correct about the king because some of the poet write about the king with more praise. यस अभिषेक, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो प्रशस्तियां हैं इनसे हमें 100% सही जानकारी नहीं मिलती क्योंकि ये जो प्रशस्तियां हैं ये राजा अपने बारे में लिखवाता था। तो कभी भी कोई अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखवाएगा, ना तो वो अपनी कमियां ही लिखवाएगा ना फिर ये लिखवाएगा कि मैं कौन सा युद्ध हार गया। वो केवल अपनी प्रशस्तियों में अपनी गौरव गाथा लिखवाता था कि मैंने कितनी लड़ाइयां जीती, मैंने कौन कौन से अच्छे काम किए। ठीक है बेटा। यस मैम। जितना भी उसने अपनी विक्ट्री के बारे में लिखा है, जितना भी जीत के बारे में लिखा है, हो सकता है वो भी सच ना हो क्योंकि अगर उसने किसी अंपायर को जीता होगा तो हो सकता है उसने उस तरीके से ना जीता हो जिस तरीके से उसने अपनी प्रशस्ति में लिखवाया हो। चलिए बेटा, तो हम आते हैं इस टॉपिक पे, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। तो प्रशस्ति मीन्स तो राजा के बारे में इंस्क्रिप्शन हो गया, राजा के बारे में लिखवाया गया। एंड लैंड ग्रांट्स, बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई राजा कोई यज्ञ अनुष्ठान कराता था तो ब्राह्मणों को वो जमीन दान में दे देते थे या फिर कभी अगर उनका कोई मिनिस्टर या फिर उनका कोई सेपॉय, कोई सिपाही अगर अच्छा करता था तो खुश होकर के उसे भी जमीन दे दिया करते थे।
तो बेटा इन लैंड ग्रांट के बारे में, जमीन अनुदान के बारे में, भूमि अनुदान के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? ये सारी ही चीजें आज हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप सभी को बेटा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी पता लगेगा कि कौन से राजा ने सबसे ज्यादा जमीनें दान दी थी। क्योंकि राजा तो बहुत सारे आए, लेकिन हमारी बुक में उसका नाम रिकॉर्ड होगा जिसने बहुत ज्यादा जमीनें दान में दी थी। तो इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे कि कौन सा ऐसा फेमस राजा था जिसने बहुत सारी जमीनें दान कर दी थी मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। बेटा इसमें भी स्टार्टिंग में वही बताया है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रशस्तियों में जो भी लिखा गया है वो पूरी तरह सही नहीं है, पूरी तरह सच नहीं है। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट themselves as a valiant victorious warriors for example। लेकिन बेटा इन प्रशस्तियों के थ्रू एक चीज सही पता लग सकती है। क्या बात सही पता लग सकती है? कि वो राजा खुद को कैसा दिखाना चाहता था, वो अपनी जनता में खुद को कैसा दिखाना चाहता था, वो जैसा भी अपनी जनता के सामने दिखना चाहता था, दिखाना चाहता था, वैसा ही उसने अपनी प्रशस्ति में लिखवाया है। ठीक है बेटा? वैसे वैलेंट मतलब एक बहुत ही क्रूर राजा के रूप में जो दूसरों पर अत्याचार करता हो, या फिर एक विक्टोरियस वॉरियर जिसने सभी को जीत लिया हो, एक विजेता था जो सभी को जीत लेता हो, किसी से हारा ना हो कभी। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration। अब बेटा दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि प्रशस्तियां कौन लिखता था। बेटा आप में से किसी को पता है प्रशस्तियां लिखने का काम कौन करता होगा पुराने टाइम पे? यस अभिषेक आप बताइए। Ma'am, the poet who were in the court of the king। तो बेटा ये जो ब्राह्मण है मेनली वही प्रशस्तियां लिखने का काम क्यों करते होंगे? इसका मेन कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे क्या रीजन है? यस मुस्कान आप बताइए बेटा। Ma'am, because they were more literature and know about many things about kings। चलिए वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत बिल्कुल ठीक बताया। तो ब्राह्मण होते थे केवल यही प्रशस्तियां लिखने का काम करते थे, क्योंकि केवल ब्राह्मण ही थे जिन्हें सारी ये जो इम्पोर्टेंस लैंग्वेज थी, जो संस्कृत लैंग्वेज थी, उसकी नॉलेज थी। और बाकी जो आम जनता होती थी उसके लिए संस्कृत को जान पाना और पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट था, और ना ही उन्हें कभी ऐसा मौका मिल पाता था। केवल ब्राह्मण ही थे जिन्हें इस टाइप के मौके भी मिलते थे। वो हमेशा पूजा अनुष्ठान यज्ञ कराते रहते थे, जिससे कि उनकी संस्कृत लैंग्वेज की जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसकी नॉलेज और ज्यादा होती जाती थी। तो इसलिए केवल ब्राह्मण ही थे जो प्रशस्तियां लिखने का काम करते थे। एंड दूसरा, ये जो ब्राह्मण थे बेटा ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी राजा की हेल्प करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सेना को चलाने में। जब भी सेना से रिलेटेड कोई भी नियम लिए जाने होते थे, कोई युद्ध लड़ना होता था, तो राजा सबसे पहले उसके लिए अनुष्ठान कराता था कि हम ही जीते फाइनली इस युद्ध में। अगर हम पूजा कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे तो भगवान की कृपा मिल जाएगी और हम इस युद्ध को जीत जाएंगे। तो ब्राह्मणों का रोल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ही मेन था। ठीक है बेटा? यस मैम। देखो बेटा हमें एक राजा की प्रशस्ति के बारे में दिया है। ये कौन सा राजा है? नागभट्ट। ठीक है, कौन सा राजा है? बेटा ये जो नागभट्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। एंड अभी हमने एक राजा के बारे में और डिस्कस किया था जिसके बारे में अजंता एलोरा की गुफा में एक पिक्चर दी हुई है जिसे शेर के रूप में दिखाया था। कौन सा राजा था वो? दंतीदुर्ग। बेटा आपको किसी को ये पता है बेटा नागभट्ट एंड दंतीदुर्ग क्या ये दोनों अलग अलग टाइम पे आए थे या एक ही साथ आए थे? चलिए आपने अभी पढ़ा नहीं है तो आप सभी को पता भी नहीं होगा। बेटा ये जो नागभट्ट है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था जिसे दंतीदुर्ग ने हरा दिया था। एंड ये जो नागभट्ट है ये बहुत ही पावरफुल राजा था, लेकिन इसे दंतीदुर्ग ने हरा दिया और उसने खुद वहां पर शासन करना शुरू कर दिया जहां पर नागभट्ट शासन करता था। ठीक है?
बेटा अभी हम ये जो हमारी प्रशस्ति दी है इसमें हम नागभट्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसने प्रशस्ति में अपने बारे में क्या क्या लिखवाया है। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पर इसकी अचीवमेंट है यानी इसकी उपलब्धियां, क्योंकि किसी भी राजा के ड्रॉबैक्स, उसके जो लड़ाइयाँ वो हार चुका होता है उसके बारे में डिटेल नहीं दी जाती, केवल वही डिटेल दी जाती है जो उसकी अचीवमेंट होती है, जहाँ पर उसने विजय हासिल की होती है। Many rulers describe their achievements in Prasastis. You read about the Prasasti of the Gupta ruler Samudragupta last year. बेटा आप सभी ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में 6th क्लास में पढ़ा होगा ना, जो गुप्त वंश का Yes, ma'am. समुद्रगुप्त Yes, ma'am. का वंशज था जो, याद है बेटा? Yes, ma'am. एंड आपको समुद्रगुप्त के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और पता है, समुद्रगुप्त को हम लोग क्यों जानते हैं? उसके टाइम पे एक चीज और ऐसी थी जो और किसी राजा ने आज तक नहीं की, पता है आप में से किसी को? बेटा समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था जिसने अपने टाइम पे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, एंड इससे पहले आने वाले किसी राजा ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, वो तांबे, कांसे या चांदी का इस्तेमाल करते थे। बट जो समुद्रगुप्त है ये पहला ऐसा राजा था जिसने गोल्डन कॉइन यूज किए थे। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए तो अब हम आते हैं नागभट्ट के बारे में पढ़ते हैं। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहार किंग एज फॉलोज। तो बेटा ये जो प्रशस्ति है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि प्रशस्तियां लिखने का काम ब्राह्मण करते थे और केवल ब्राह्मण को ही संस्कृत लैंग्वेज आती थी। तो बेटा ये प्रशस्ति संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है जो कि हमें ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली है। ठीक है, एंड इसमें क्या दिया हुआ है इस प्रशस्ति में? एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट के जितने भी विजय अभियान थे, जितने राजाओं को उसने जीता, जितने क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया था, वो सारी ही चीजें हमें इस प्रशस्ति में दी गई हैं। ये एक गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा था। ठीक है, द किंग ऑफ, अब देखिए इसने अपने आप को कहाँ कहाँ का राजा बताया है। इसने क्या लिखवाया प्रशस्ति में कि ये आंध्र का, सैंधव का, सिंध यानी पंजाब, विदर्भ जो कि आज के टाइम पे महाराष्ट्र यानी बॉम्बे, जिसे आप बॉम्बे के नाम से जानते हैं, वहां पर भी ये राज्य करता था। दूसरा है कलिंग जो कि उड़ीसा का एक पार्ट है। ये मतलब इसने इतने सारे एरिया को तो जब ही जीत लिया था जब ये राजकुमार था, जब ये युवा भी नहीं हुआ था, जब ये बहुत छोटा था, यानी कि जब ये 15 साल से नीचे का था तभी इसने इतने सारे एरिया को जीत लिया था। ये बाकी के एरिया तो उसने बड़े होने के बाद जीते। ठीक है बेटा, तो जब ये छोटा था तभी इसने आंध्र प्रदेश, सैंधव यानी पंजाब, विदर्भ यानी महाराष्ट्र एंड कलिंग जो कि उड़ीसा का एक पार्ट है, इन सारे एरिया को उसने जब वो प्रिंस था, जब वो छोटा था तभी उसने जीत लिया था। ठीक है बेटा, तो ये याद रहेगा ना आप लोगों को? Yes, ma'am. बड़े होने के बाद और कौन सी जगह को जीता फिर उसने? ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज, डिफीटेड द किंग ऑफ अंग पार्ट ऑफ बंगाल एंड अनर्थ पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड किरात फॉरेस्ट पीपल। एंड इसके अलावा है तुरुष्क यानी तुर्क लोगों को, मत्स्य यानी कि नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत। इसके बाद बेटा देखिए इसने चक्रयुद्ध नाम के राजा को हराया जो कि कन्नौज का राजा था। फिर इसने बंग के राजा को हराया, बंग यानी आज के टाइम पे जिसे हम बंगाल कहते हैं, तो इसने उसके बाद बंगाल के राजा को हराया। इसके बाद इसने गुजरात को, मालवा को, किरात जो जंगल में जो आदिवासी लोग रहते थे अपना शासन चलाते थे, उन लोगों को भी इसने हरा दिया और वहां से भी उन्हें भगा दिया। इसके बाद तुरुष्क यानी तुर्क लोगों को जो कि तुर्किस्तान से, जिसे हम आज के टाइम पे सऊदी अरब के नाम से जानते हैं, तो उन लोगों को भी हराया। इसके बाद है मत्स्य जो कि नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में जो लोग रहते थे, इन सभी को इसने हरा दिया। ठीक है बेटा, तो इसने बड़े होने के बाद सबसे पहले कौन से राजा को हराया? मैम प्रशांत आप बताइए बेटा, कौन से राजा को हराया था इसने बड़े होने के बाद? हम चक्रयुद्ध।
चक्रयुद्ध। चक्रयुद्ध। देखिए जब ये छोटा था तब इसने इतने सारे इलाकों को जीत लिया था। आजकल के बच्चों के माइंड में तो ऐसी चीजें आएंगी ही नहीं। जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमारे माइंड में इतनी ज्यादा ऐसी चीजें तो आती ही नहीं है। पहले वाले जो लोग थे ना, केवल उनके माइंड में वो एक क्या सोचते थे, हम एक योद्धा बने, अच्छे योद्धा बने। आज के टाइम पे अगर हम किसी बेटा 12 साल के बच्चे को देखें, क्या वो इतना साहसी काम कर सकता है? सोच सकते हैं हम उसके बारे में? नो मैम। हम ये कह देंगे अरे अभी तो ये छोटा बच्चा है। लेकिन ये जो राजा था, इसने देखिए इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे इलाकों को जीत लिया। हो सकता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा गया हो, लेकिन एक दो इलाके तो इसने जरूर जीते होंगे। तो बेटा ये समझ है आप सभी को नागभट्ट के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा कि जो प्रशस्तियां हैं इसे ब्राह्मण लिखते थे। इसमें राजा अपने आप को या तो वैलेंट के रूप में दर्शाता था, एक क्रूर राजा के रूप में, अत्याचारी राजा के रूप में जिससे सब डरते हो, या फिर विक्टोरियस वॉरियर के रूप में, एक बहुत ही विजयशाली राजा जिसने हर इलाके को जीता। अभी हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा है? नागभट्ट के बारे में। चलिए बेटा, अब आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद हुआ। फिलहाल सारा तो नहीं याद हुआ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर याद हो गया होगा। Yes, ma'am. बेटा, जब नागभट्ट जब छोटा था, जब वो प्रिंस था, राजकुमार था, तो उसने कौन कौन से इलाकों को जीता था? यस गौरव, आप बताइए बेटा। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा, मैंने आपसे ये पूछा है कि नागभट्ट की अचीवमेंट के बारे में क्या है। तो जब नागभट्ट छोटा था, जब वो एक राजकुमार था, तब उसने कौन से इलाकों को जीता था जब वो राजा नहीं बना था? बेटा माइक ऑफ है आपका। गौरव माइक ऑन करके क्यों बोलिए? मैम किंग ऑफ आंध्र, मैम पार्ट ऑफ उड़ीसा, अनुराग, नाउ यू मैम मैम ही ऑन ओवर चक्रयुद्ध, अनर्ता। मैम फिर बेटा ये तो उसने राजा बनने के बाद किया था, लेकिन जब वो प्रिंस था, यानी कि जब उसके पिताजी शासन कर रहे थे, जब उसके वंशज शासन कर रहे थे, जब वो राजकुमार था, उसने मैम चक्रयुद्ध। जब वो राजकुमार था तब उसने कौन से इलाकों को जीता था? मैम द किंग ऑफ आंध्र प्रदेश। द किंग ऑफ आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों को जीता था उसने। यस मैम। बेटा आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? का मैम वो कागज इसमें मैम ताम्र पत्रिका। ताम्र पत्रिका है। बेटा ये ताम्र पत्रिका क्या है? इसमें क्या चीजें लिखी गई है? आप बताइए बेटा, क्या लगता है आपको, क्या लिखा गया होगा इसमें? चलिए, नहीं पता आपको? गौरव आपको पता है बेटा क्या लिखा गया होगा इसमें? मैम लैंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अभिषेक आप बताइए बेटा, क्या इसमें क्या लिखा गया होगा? Ma'am, about the landowners and about king. चलिए, वेरी गुड। आप सभी ने पढ़ने की कोशिश की है, यहाँ पढ़ा है साइड में। तो बेटा ये क्या है ना, जैसे आज के टाइम पे हम प्रॉपर्टी के कागजात रखते हैं संभाल के। जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी और को दे देता है या उसे बेच देता है, तो उस प्रॉपर्टी के कागज उसे दे दिए जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी के कागजात होते थे। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ क्यों दिखाया गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो बेटा मैंने भी आपको बताया था कि जब भी कोई ब्राह्मण कोई यज्ञ या अनुष्ठान कराता था राजा के यहाँ, तो राजा बहुत खुश हो जाते थे
और क्या करते थे, खुश होकर के उसे जमीन दे देते थे दान में। तो बेटा ये जो जमीनें दान दी जाती थी, इनका रिकॉर्ड कॉपर प्लेट में डलवाया जाता था, तांबे के पत्थरों पर, which were given to those who received the land। और ये किसे दिए जाते थे, जिसे ये जमीन दान दी जाती थी। तो ये एक ताम्रपत्र जिसमें लिखवाया जाता था कि कौन सी जमीन आपको दी जा रही है, उस जमीन में क्या क्या है, जमीन कितनी लंबी चौड़ी है, उस जमीन में कुआं है, तालाब है, बाग है, कुछ भी है, वो सारी चीजें इसमें लिखवाई जाती थी। और ये लिखवाया जाता था कि ये इस राजा ने कौन से ब्राह्मण को दिया। ठीक है बेटा, इसमें सारा ही Yes, ma'am. ये जो ताम्रपत्र है इसमें रिकॉर्ड रखा जाता था कि ये ब्राह्मण को कौन सी पूजा कराने के लिए दी गई, कौन सी जमीन है, कितनी लंबी चौड़ी है, ये सारी डिटेल रखी जाती थी इसमें। ठीक है, Yes. एक बार इसके बारे में साइड में पढ़ते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है हमें, दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी। तो बेटा ये इस टाइप की प्लेट केवल 9th सेंचुरी में ही इस्तेमाल की जाती थी, इसके अलावा और कभी इस्तेमाल नहीं की गई। ये कॉपर प्लेट होती थी, तांबे की प्लेट होती थी, जिसमें जमीन की ग्रांट के बारे में, जमीन अनुदान के बारे में, जो जमीनें दान दी जाती थी, रिटन पार्शली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। तो बेटा इसमें कुछ संस्कृत भाषा में और थोड़ा बहुत तमिल भाषा में लिखा जाता था। तमिल भाषा में इसलिए लिखा जाता था क्योंकि तमिल उस समय जो राजा थे, जो 9th सेंचुरी में जो राजा होते थे, उन्हें तमिल लैंग्वेज ज्यादा आती थी। और संस्कृत में इसलिए लिखी जाती थी क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत पढ़ लेते थे। ठीक है, तो ये इसमें इसे लिखने में संस्कृत एंड तमिल दो लैंग्वेज यूज की जाती थी। The ring holding the plates together is secured with royal seal। एंड बेटा आपको ये जो इसके साथ साथ ये रिंग लगी हुई है, ये दिख रही है। Yes, ma'am. इसमें जो भी राजा दान देता था, जो जिन भी चीजों का दान देता था, उसमें ये मोहर लगी होती थी। ये आगे आपको ये दिख रहा है ना लेबल, यहाँ पर मोहर लगी होती थी। Yes, तो ma'am. वो स्टैंप लगा के देते थे कि जिस भी राजा ने दिया वो अपना स्टैंप लगा के देता था, ताकि देखने के बाद ये पता लग जाए कि कौन से राजा ने दान दिया है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. बेटा समझ आ गया आप सभी के बारे में। Yes, ma'am. चलिए अभी हमारा एक टॉपिक और है, व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। क्या केवल जमीनें ही दान में दी जाती थी या उनके साथ और भी कोई चीजें होती थी दान में। अभी हमने जैसे पढ़ा है ना, 9th सेंचुरी में ब्राह्मण को जमीनें दान दी गई होती थी और उसके बारे में डिटेल दी जाती थी। तो क्या केवल जमीनें ही होती थी? क्या केवल जमीन पाके ब्राह्मण खुश हो जाते थे? क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे ना उस टाइम, वो राजा के यहाँ कोई भी पूजा कराने के लिए बहुत खुश होते थे। वो हमेशा सोचते थे कि चलो हमें बुलाया जाए, हमेशा तैयार रहते थे। तो उन्हें ऐसा क्या मिलता था जमीन के साथ? कि जमीन तो बहुत मिलती थी, जमीन तो हर राजा दे सकता था, लेकिन जो ये वाले राजा थे वो क्या ऐसा देते थे कि ब्राह्मण खुश होकर इनके यहाँ बार बार जाते थे। तो एक बार देखते हैं कि is a part of Tamil section of a land grant given by the Cholas। तो बेटा ये चोल साम्राज्य के राजा ने जो जमीन अनुदान दी थी ब्राह्मणों को, उसके बारे में हमें डिटेल में है। अब सभी आप ध्यान से सुनेंगे कि जमीन में क्या क्या होता था, जो जमीनें दान दी जाती थी तो जमीन पे क्या क्या होता था। We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankment as well as making flowery bushes। तो बेटा सबसे पहले तो जो जमीनें दान दी जाती थी, इसके किनारे किनारे अर्चन एम्बैंकमेंट की जाती थी, मतलब मिट्टी की मेड़ बांधी जाती थी। आप सभी जानते हैं मिट्टी की मेड़ कैसे बनाते हैं? मिट्टी Yes, का ma'am. सा रास्ता बना दिया जाता था किनारे किनारे, ताकि ये हाईलाइट हो जाए कि इतनी जमीन दान दी गई है और वहां पर कोई भी उसे यूज ना कर सके, ना ही उस पर कोई अपना अधिकार जमाए। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लोग क्या करते थे, उसके किनारे किनारे मेड़े बांध देते थे जो भी जमीन होती थी, एज वेल एज बाय प्लांटिंग थ्रोनी बसेस। और या फिर अगर मेड़ नहीं बना पाते थे तो किनारे किनारे कटीले पेड़ लगा देते थे। जितनी जमीन होती थी सारे किनारे किनारे पेड़ लगा देते थे। अब क्या केवल इतना ही किया जाता था या और भी कुछ होता था इस जमीन के साथ? This is what the land contains: fruit-bearing trees, waterland, gardens, orchard, trees, wells, open spaces,
pasture land, a village, anthill, platform, canals, ditches, rivers, silt-laden land, tanks, granaries, fish pond, beehive and deep lakes. इतनी सारी चीजें होती थी उस जमीन में, तभी तो ब्राह्मण खुश हो जाता था जाने के लिए। अब देखिए वहाँ क्या क्या होता था। सबसे पहले तो फल वाले पेड़ होते थे, वाटरलैंड यानी तालाब होता था, गार्डन होते थे, बगीचे होते थे, एंड ट्रीज होती थी, पेड़ होते थे, बहुत सारे कुएं होते थे, बहुत सारी खुली जगह होती थी। इसके अलावा पास्चर लैंड होता था जहाँ पर जानवरों को चराया जा सके। गांव भी होते थे, उसमें एक गांव होता था, पूरा एक गांव के बराबर जमीन होती थी। एंड फिर यानी चींटियों का घर होता है जहाँ पर, ये भी उसमें इंक्लूड होते थे। प्लेटफॉर्म यानी बहुत सारे चबूतरे भी बने होते थे। कैनल्स तालाब होते थे, नहरें होती थी। डिच यानी खाइयां होती थी। रिवर नदियां होती थी। सिल्ट लैडन लैंड, बेटा इसकी मीनिंग पता है किसी को? सिल्ट लैडन लैंड क्या होता है, कोई जानता है? No, ma'am. अभिषेक आपको पता है बेटा? No, ma'am. चलिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ, छोटा सा क्लू देती हूँ, आप लोग गैस करिए क्या हो सकता है। जब भी बारिश होती है ना, आप बाहर जाते हैं, जमीन ऐसी हो जाती है कि आप लोग फिर जाते हैं फिसल के, स्लिप होके, तो उस जमीन को क्या बोलते हैं हम? यस मुस्कान, क्या बोलते हैं उस जमीन को बेटा? मैम ढलाऊ जमीन। श्रेया आप बताइए। चलिए अभिषेक आप बताइए बेटा, आपने क्या गैस किया? मैम भीगी जमीन। यस अभिषेक, क्या बोलते हैं उस जमीन को जहाँ पर हम स्लिप होके गिर जाते हैं? नहीं पता बेटा, गौरव आप बताइए। मैम ढलवा मिट्टी। यस गौरव बेटा दोबारा बोलिए। मैम ढलवा मिट्टी। बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, मैं आप सुन नहीं पा रही हूँ ध्यान से। मैम ढलवा मिट्टी। मुस्कान आप बताइए बेटा। मैम ढलान वाली जमीन। चलिए तो बेटा ये जो लैंड है, आप फिलहाल कोशिश तो ठीक कर रहे हैं, इसे मार्शी लैंड कहा जाता है, दलदली जमीन जहाँ पर हम लोग स्लिप होके गिर जाते हैं। ठीक है, यस मैम। तो ये जमीनें भी दी जाती थी सिल्ट लैडन लैंड, यानी जहाँ पर जो मिट्टी है वो दलदली हो जाती है, फिसल के गिरने वाली। तो अब इस जमीन का क्या उपयोग था? तो बेटा आपको पता है इस जमीन में, ऐसी जमीन में खेती बहुत अच्छी होती है, काफी सारी फसलों की, तो इसलिए ये जमीन बहुत ज्यादा उपयोगी होती थी ब्राह्मण के लिए, इसलिए वो खुश होके ले लेते थे। ठीक है, एंड इसके अलावा और क्या होता था? टैंक, ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होता है बेटा, इसकी मीनिंग पता है किसी को? मैम अन्नागार। अन्नागार। यस वेरी गुड, जहाँ पर बहुत सारा अन्न रखा गया हो, अन्न भंडार, यानी गेहूं चावल सब वहीं रखा हो इकट्ठा करके, जिससे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनरीज। एंड फिश पॉन्ड, बी हाइव एंड डीप लेक्स, तो यहाँ पर मछलियों के तालाब भी होते थे, मधुमक्खी के छत्ते भी होते थे, एंड बहुत गहरी गहरी झीलें भी होती थी। तो जब इतना सारा किसी ब्राह्मण को मिलता था तभी तो वो खुश हो जाता था, और बार बार सोचता था Yes, कि ma'am. राजा के यहाँ से बुलावा आए और मैं जाके वहाँ पूजा करा के आऊँ, क्योंकि जब भी उसे जमीन मिल जाती थी ना तो वो बहुत काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता था। एंड बेटा तभी आगे चल के एक ऐसा टाइम आया कि जो ब्राह्मण वंश थे वो राजा बन गए आगे चल के, उन्होंने अपने पूजा पाठ को छोड़ दिया। अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, यस यस मैम। तो बहुत सारे ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पूजा पाठ को छोड़ दिया और वो भी राजा बन गए। तो यही कारण था, क्योंकि उनके पास जमीनें काफी सारी हो गई थी, इतनी सारी चीजें आ गई थी। अब वो टैक्स ले सकते थे लोगों से, लोगों को कह सकते थे कि आप लोग हमारे बगीचे पे काम करो और टैक्स दो। ठीक है,
Yes, ma'am. अब आगे आगे हमें इसके बारे में और भी दिया है डिटेल में कि वो रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट। तो बेटा इसने वही बताया है सेम कि जिसको भी ये जमीनें मिलती थी वो टैक्स लेना शुरू कर देता था। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस imposed by judicial officer as fines, the tax on betel leaf, that on woven cloth as well as on vehicles. You can build large rooms with upholsteries made of baked brick. He can get large and small wells dug. तो बेटा ये लोग किन किन चीजों पर इन्होंने टैक्स लेना शुरू किया? इन्होंने सबसे पहले तो टैक्स शुरू किया जुडिशियल ऑफिसर एज फाइन। सबसे पहले तो इन्होंने फाइन के रूप में, फाइन चार्ज के रूप में टैक्स लेना शुरू किया कि हमारे एरिया में आप जिस भी चीज को यूज करेंगे उस पर फाइन लगेगा और वो टैक्स के रूप में लिया जाएगा। इसके अलावा ये टैक्स किस पे लिया जाता था? बीटल लीव्स, जो भी लोग पत्तियों का इस्तेमाल करते थे वहां की, उन पे लगाया जाता था टैक्स। उन्हें हुए कपड़ों पर भी टैक्स लगाया जाता था। जो लोग इस इलाके का इस्तेमाल करके कपड़े वगैरह बनाते थे बुन करके, उन पे टैक्स लिया जाता था। व्हीकल्स पे, यहाँ से जो भी रथ वगैरह चलती थी, क्योंकि उस टाइम ट्रेन, बाइक, एरोप्लेन तो होती ही नहीं थी, या फिर होती थी? नहीं होती थी ना? Yes, ma'am. तो उस टाइम जो रथ वगैरह चलते थे या फिर जो बुलेट फोर्ट वगैरह चलती थी, बैलगाड़ियां वगैरह चलती थी, उन पे टैक्स लगाया जाता था। एंड इसके अलावा जिससे भी जमीन मिल जाती थी वो अपने इलाके में बहुत बड़े रूम बनवाते थे, लार्ज रूम विद अपहोल्स्टरीज, पे और ज्यादा मतलब जैसे आज के टाइम पे होता है ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसे ही वो भी बनवाते थे उस समय। लेकिन उस समय ईंटें नहीं होती थी पक्की, सीमेंट वगैरह नहीं यूज होती थी, तो वो लोग क्या करते थे बेटा, पत्थरों से बनवाते थे। काफी सारे मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके ऊंचे ऊंचे घर बनवाते थे। ठीक है? Yes, ma'am. यहाँ पर हमें दिया है कि उस समय ब्रिक्स का भी, यानी पकी हुई ईंटों का भी इस्तेमाल होता था। और इसके अलावा क्या करते थे? ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेस्ट डक्ट्स, ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थ्रोनी बसेस। ये अपने इलाके में जितने कुएं और भी खुदवाते थे ताकि लोग आए एंड पानी पी सके यहाँ पर, और उनसे भी टैक्स लिया जा सके। जो लोग वो टैक्स पे करते थे। एंड इसके अलावा वो लोग अपने इलाके में थ्रोनी बसेस लगवाते थे, कांटेदार गाड़ियां, ताकि कोई बाहरी आदमी बिना उनकी इजाजत के, बिना उनकी परमिशन के एंटर ना कर पाए। If necessary, we can get canals constructed for irrigation. एंड बेटा मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि इनके पास वाटर टैंक थे, तो ये लोग क्या करते थे, उन्हीं वाटर टैंक को बाकी लोगों के लिए कैनल्स बना के देते थे। जैसे जो अगल बगल के लोग थे उन्हें अपने खेतों को सिंचाई करवाने के लिए ये लोग अपने इलाके से पानी भी दे देते थे एंड उसके बदले में भी इन्हें टैक्स मिलता था। He should ensure that water is not wasted and that meant as good. तो बेटा एक चीज ये ध्यान रखते थे कि पानी जो है वो खराब ना हो, हमारे इलाके से जो पानी जा रहा है वो वेस्ट ना हो। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया था ना कि इनके इलाके में जो वाटर बॉडीज होती थी ये उससे कैनल्स बना के दूसरे के यहाँ प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लगातार वो पानी जाता रहे इनके इलाके से। क्या होता था, जब कांबर का पानी बगल वाले को देते थे तो बंद करवा देते थे ये उस कैनल को, उन नहरों को। ठीक है? और ये इंश्योर कर लेते थे ना हो इनके यहाँ वाला। ठीक है बेटा, समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज ये अभी जितना पढ़ा है समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। तो ऐसा है कि आप बेटा, आप सभी को याद है आपने जो जो भी पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान है तो क्वेश्चन है। ये श्रेया बेटा आप बताइए, जो जमीनें ब्राह्मणों को मिलती थी वो लोग बहुत खुश होके जाते थे कोई भी पूजा वगैरह कराने, तो उन जमीनों में उन्हें क्या क्या मिलता था? गार्डन, बस, टैंक्स, टैनरी। वेरी गुड बेटा। अनुराग, नाउ यू टेल। Ma'am, bells, trees, orchard, canals, rivers, silt laden.
चलिए वेरी गुड। Fish ponds, beehives, and deep lakes. चलिए अभिषेक आप बताइए बेटा, क्या अगर आप उस मैम। समय ब्राह्मण होते तो आप भी बार बार जाते यज्ञ कराने के लिए? No, ma'am. When the king invited me, then I will go. I went to the king's court. Otherwise, I don't go. वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन अगर ऐसा होता कि राजा को लगने लगता कि आप ही सबसे अच्छा काम करते हो तो वो बार बार आपको बुलाता, तो इस सिचुएशन में क्या करते आप? Ma'am, when he believe on me, then I do my work with very honestly and I also believe on the kings. चलिए वेरी गुड। मुस्कान आप बताइए बेटा, आप क्या करते? Ma'am, if the kings call me, then I will go for only worship. And if he say for tax, then I will say that I don't need tax and I only need your bless. चलिए उत्कर्ष आप बताइए बेटा, आप क्या करते? उत्कर्ष बोलेंगे संस्कृत लैंग्वेज बहुत कठिन है, मैं पंडित नहीं बनता, है ना उत्कर्ष? ऐसा ही सोचते आप? संस्कृत लैंग्वेज बहुत टफ है, पड़ेगा, पंडित कौन बनता? चलिए बेटा, तो ये बिल्कुल ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल अच्छी कोशिश की। तो इतनी सारी चीजें जब जहाँ पर मिल रही हो किसी ब्राह्मण को, तो वो क्यों नहीं जाएगा? हर कोई सोचता है कि हमारे पास काफी सारी चीजें हो, बस इसका ये इस्तेमाल गलत जगह करते थे। अगर इन्हें इतनी सारी चीजें मिल गई थी तो इन्हें क्या चाहिए था कि इसमें से ये उन पर्सन को दान कर देते जिनके पास ये चीजें नहीं थी या फिर जिन्हें इनकी जरूरत थी। ऐसा ही करना चाहिए था ना इन्हें? Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब हमें नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ना है कि जो हमारे राजा थे वो लड़ाइयाँ किस लिए करते थे? क्या केवल धन के लिए लड़ाई करते थे या फिर और कोई भी रीजन होता था? तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? आज का टॉपिक सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बेटा ma'am. मैं अभी आपको होमवर्क सेंड करती हूँ और आपको वो होमवर्क करके सबमिट करना है आज की क्लास में, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye. Bye, ma'am.